रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाहवेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, कई बार दुनिया से कुछ इस तरीके की विचित्र करने वाली घटनाएं सामने आती हैं जिससे रिश्ते, नाते, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पीछे छूट जाती हैं। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के मेरठ से कुछ ऐसी सनसनीखेज खबरें आईं जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। पहला सौरभ राजपूत और मुस्कान रस्तोगी। आपने इस केस के बारे में बहुत अच्छे से सुना होगा कि किस तरीके से मुस्कान से सौरभ राजपूत ने मोहब्बत में शादी की थी। उसने अपने घर वालों के अगेंस्ट जाकर शादी की थी, लेकिन उसके बावजूद भी मुस्कान की ज़िंदगी में उसका पुराना प्रेमी आया और उसके बाद में उसने अपने पति सौरभ राजपूत, जो कि देखने में बेहद खूबसूरत था और लंदन रहा करता था, उसकी बड़ी ही बेरहमी से हत्या की। ना कि हत्या की बल्कि उसकी डेड बॉडीज़ को कई पीसेस में कट कर उसने एक नीले कलर के ड्रम के अंदर रखा और उसके बाद में उसे कंक्रीट से फिल कर दिया। उसके बाद में एक सास और दामाद की कहानी निकल के आई, जिसमें एक जो सास थी वो अपने दामाद के साथ ही फरार हो जाती। हालांकि कई दिनों के बाद में वो सास और दामाद को पुलिस बरामद करती है। लेकिन दोस्तों, इस समय एक और घटना मेरठ की जो पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसमें एक जो महिला होती है जिसकी नई नई शादी हुई थी और उसको अचानक से अपना देवर पसंद आ जाता है और उसके बाद में वो देवर के साथ फरार हो जाती है। तो देवर के साथ गुजारी हुई हर एक रात और इस पूरी कहानी के शुरू से लेकर आखिर तक इस पूरी कहानी के अंदर क्या कुछ हुआ था, यही सारी चीज़ें बहुत डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करूं उससे पहले आप सभी लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि पहली बार अगर आप लोग चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आप लोग अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताया करें कि आप लोग हमारी कहानी कहाँ से सुनते हैं और हमारी कहानियों के अंदर क्या मिस्टेक हो रही है, क्या गलतियाँ हो रही हैं या क्या और सुधार हम लोग अपनी कहानियों में कर सकते हैं। वो आप लोग अपने सुझाव ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ। तो चलते हैं दोस्तों, सीधा सीधा इस कहानी का रुख कर लेते हैं। दोस्तों, बात करूँ अगर मैं आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से और उत्तर प्रदेश में एक ज़िला लगता है मेरठ ज़िला और इसी मेरठ ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है लिसाड़ी गेट थाना और इसी लिसाड़ी गेट थाने के अंतर्गत मेरठ में एक जगह पड़ती है उज्जवल गार्डन कॉलोनी और इसी उज्जवल गार्डन कॉलोनी में एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में एक बेटा जिसका नाम सागिर है। सागिर जिसकी उम्र तकरीबन 25 से 26 साल के आसपास हो चुकी है, शादी की उम्र हो चुकी है। लेकिन जो सागिर था ये बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील और बहुत ही ज़्यादा सुशील लड़का था। चेहरे पर दाढ़ी थी, मानो जैसे जवान हो ही चुका था। इसलिए परिवार वालों को इसके लिए लड़की की चिंता सताने लगती है। उनको लगता है कि अगर बड़े बेटे सागिर की शादी हो जाती है तो उसके बाद में छोटे वाले बेटे साबिर की भी लिए लड़की देख लेंगे। लेकिन अब सागिर के लिए लड़की देखनी थी, इसलिए तमाम रिश्तेदारों से, तमाम लोगों से कहा जाता है कि कोई अच्छी और भली संस्कारी लड़की हो तो बताइएगा। अच्छा, लोग तरह तरीके की जगहों पर भेजते हैं इस परिवार वालों को, लेकिन उसके बाद में आखिरकार इचौली में एक लड़की बताई जाती है। इचौली में ये जो लड़की रहा करती थी इसका नाम अर्शी था। अर्शी भी देखने में बेहद ही खूबसूरत, लिहाजा सागिर के घर वाले जब अर्शी को देखने के लिए जाते हैं तो तुरंत उसे पसंद कर लेते हैं। अब अर्शी जो थी वो सागिर के घर वालों को पसंद आ चुकी थी, लिहाजा जो सागिर के घर वालों को अर्शी पसंद आई थी तो उन्होंने अर्शी के घर वालों से कहा था कि तुम भी एक बार आकर हमारे बेटे सागिर को देख लीजिए। अच्छा, अर्शी के जो घर वाले होते हैं वो आते हैं यहाँ पर उज्जवल गार्डन कॉलोनी में मेरठ के अंदर और सागिर को देखते हैं। सागिर जो कि काफ़ी ज़्यादा भोला भाला, शरीफ, निहायती लड़का था, इसलिए जो सागिर था ये अर्शी के घर वालों को पसंद आ जाता है। उसके बाद में शादी की डेट वगैरह फिक्स हो जाती है। बाकायदा तमाम जो रस्में रहती हैं, तमाम जो रिवाज रहते हैं उसके मुताबिक ये शादी हो जाती है। उसके बाद में जो अर्शी थी ये सागिर के घर आ जाती है। सागिर जिसके चेहरे पर दाढ़ी थी और उसके बाद में वो अपनी पत्नी के साथ में, चूँकि अब पत्नी जो थी वो उसके घर आ चुकी थी, तो कई जगहों पर उसके साथ घूमने जाता है। अपनी दाढ़ी को सजाता है, संवारता है, कुर्ता पैजामा पहनता है, जबार काट पहनता है, जिससे वो अपनी पत्नी के सामने अच्छा दिख सके। और वो बहुत ही ज़्यादा अपनी दाढ़ी को सजा संवार कर वो फ़ोटोशूट अपनी पत्नी के साथ में कराता है। लेकिन दोस्तों, इस साबिर को ये नहीं पता था कि जिस दाढ़ी को वो इतना ज़्यादा सजा रहा है, इतना ज़्यादा संवार रहा है, वही उसकी ज़िंदगी पे कहर बन के टूटेगी। और दोस्तों, समय यूं ही गुजरता गया। लेकिन जो अर्शी थी अब ये धीरे धीरे सागिर से कहीं ना कहीं बोर होने लगी थी। अर्शी सागिर से कहती है कि तुम्हारे चेहरे पर ये जो दाढ़ी है, ये दाढ़ी मुझे छिदती है और ये दाढ़ी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
बेहतर यही होगा कि तुम मेरी खुशी के लिए इस दाढ़ी को कटा लो। अब कोई व्यक्ति अगर दाढ़ी रखा हुआ है और अचानक से कोई उससे कहे कि इस दाढ़ी को कटा लो, तो वो व्यक्ति कितना ज़्यादा अजीब सा लगेगा। मान के चलिए हम लोग बियर्ड रखते हैं और अचानक से क्लीन शेव में आ जाए तो वो कितना ज़्यादा अजीब लगता है, कितना ज़्यादा वाहियात और कितना ज़्यादा वल्गर लगता है। इसलिए कई दिनों तक तो कई बार लोग शेव कराने के बाद में मुंह ढांक लेते हैं। इसलिए जो सागर था, जो कि उसने तो काफ़ी बड़ी दाढ़ी रखी थी, इसलिए जो सागर था वो दाढ़ी कटाने से इनकार कर देता है। लेकिन जो अर्शी थी ये लगातार सागर के ऊपर प्रेशर डालती है। वो उससे कहती है कि देखो ये दाढ़ी कटा लो। लेकिन जो सागर था वो अपनी पत्नी की बातों को अनदेखा कर देता है। उसको लगता है कि ये पत्नी उसकी बेवजह की बात कर रही है, जबकि मेरा प्यार करने में कोई कमी नहीं है। मैं अपनी पत्नी को बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, उसकी छोटी मोटी जो खुशियाँ होती हैं उन खुशियों को पूरा करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी जो पत्नी है उसकी दाढ़ी कटाने की बात कर रही है, ये बेवजह की बात है। इसलिए सागर इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करता है। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे सागर जिन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहा था, ये चीज़ें दरअसल उसके जो शादीशुदा ज़िंदगी थी उसमें जहर घोलने का काम करनी थी। जो अर्शी थी ये लगातार सागर से इस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा करने लगी थी। लेकिन धीरे धीरे सागर ने इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना शुरू कर दिया था और उसने कुछ इस तरीके से नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था कि उसे लगता था कि शायद आगे चलकर ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर शायद सागर की ये सबसे बड़ी गलती थी। दरअसल सागर के ही घर के अंदर सागर का छोटा भाई साबिर अली रहा करता था। जो साबिर अली था उसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी, लिहाजा जो साबिर थी उसकी नज़र जब अर्शी से पड़ती है और अर्शी की नज़र साबिर पे पड़ती है तो अर्शी को ऐसा लगता है कि सागर की जगह और उसकी शादी साबिर से हो जाती तो बेहतर था। इसलिए जो अर्शी थी अब छोटे भाई साबिर के ऊपर गलत नज़र रखना शुरू कर देती है। अब अर्शी साबिर की तरफ नैन मटक का ये सारी चीज़ें चलने लगती हैं। अच्छा, साबिर को जब ये रियलाइज़ होता है कि उसकी भाभी अर्शी कुछ इस नज़रों से उसे देखती है, इसलिए जो साबिर अली था अब ये सच सबर कर घर के अंदर रहने लगा था। दोनों के बीच में नैन मटक का चालू होता, घर पे जब कोई नहीं होता मुलाकातों का सिलसिला होता, धीरे धीरे चीज़ें यूँ ही गुजरती रहती है। लेकिन उसके बाद में साबिर जो देवर था और जो अर्शी थी ये दोनों फैसला करते हैं कि यहाँ पर रहकर हमारी ज़िंदगी का गुजारा नहीं है, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम दोनों एक दूसरे के साथ भाग जाएं। और दोस्तों होता भी ऐसा ही है। सारी प्लानिंग के तहत अब से तकरीबन 3 महीने पहले अर्शी और साबिर ये दोनों एक दूसरे के साथ भाग जाते हैं। जब ये भाग जाते हैं तो इस बात का पता अर्शी के हस्बैंड सागर को पता चलता है। अब सागर जब ये देखता है कि उसकी जो पत्नी है उसके ही छोटे भाई के साथ भाग गई है, पहले तो चुपके चुपके अपनी पत्नी को ढूंढने की कोशिश करता, तमाम जगहों पर जाता, भाई से कांटेक्ट करने की कोशिश करता, लेकिन कहीं से भी न भाई के बारे में कुछ पता चला न पत्नी के बारे में कुछ पता चला। लिहाजा जो सागर था ये अपने आप को बहुत ज़्यादा ठगा ठगा महसूस कर रहा था। सागर को ऐसा लग रहा था कि न जाने उसने कौन सी ऐसी गलती की जिसकी सज़ा उसके ही सगे भाई ने उसे दे दी। अब सागर बेचारा समाज के लोकलाज की वजह से ना किसी से कुछ कह पा रहा है और ना किसी से इस बारे में जिक्र कर पा रहा है कि उसकी पत्नी अर्शी आखिरकार उसके ही सगे भाई को लेकर भाग गई है। लेकिन सागर के जो ससुराल वाले थे, सागर उनसे कांटेक्ट करने की कई बार कोशिश करता है, लेकिन सागर के ससुराल वालों को देखकर सागर को यही लगता कि शायद उसके ससुराल वालों को इस बात का ज़रा भी गम नहीं है कि उसकी जो बेटी है वो अपने ही देवर के साथ भाग गई है और शादी के महज 3 महीने के बाद। इसलिए सागर को जब ये रियलाइज़ होता है कि शायद इस सब के बीच में जो अर्शी है उसके घर वाले भी मिले हुए, इसलिए सागर जो था अब लिसाड़ी गेट थाने में पहुंचता है एंड वहां पर पहुंचने के बाद में अपनी पत्नी और अपनी जो भाई था सगा उन दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। अच्छा, पुलिस वाले भी इस मामले को काफ़ी ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं। उसके बाद में इस मामले में जो लड़की अर्शी होती है उसके घर वालों से भी कॉन्टैक्ट किया जाता है और अर्शी के घर वालों से जैसे ही कॉन्टैक्ट किया जाता है उनके ऊपर थोड़ी बहुत भी ऐसे उनसे पूछताछ की जाती है, तो जो अर्शी होती है वो अपने देवर साबिर के साथ में आखिरकार पहुंच जाती है सागर के पास में एंड भरी पंचायत में वो सागर से कहती है कि वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। दरअसल वो कहती है कि तुम नपुंसक हो और तुम्हारे चेहरे पर जो दाढ़ी है ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तुम्हारा छोटा भाई साबिर पसंद है और मैं उसके साथ ही अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारूंगी। दोस्तों ये बात जब सागर सुनता है तो अंदर तक टूट जाता है। जिस पत्नी से उसने बेइंतहा मोहब्बत की थी, जिसके लिए वो अपनी दाढ़ी को सजा सवार कर उसके साथ फ़ोटो कराता, फ़ोटोशूट कराता, अब वही पत्नी उससे कह रही है कि वो उसके साथ रहना नहीं चाहती। लिहाजा सागर इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा टूट जाता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सागर ने भरी मजमे के अंदर ही अपनी पत्नी को तलाक दे दी, क्योंकि जब उसकी पत्नी उसके साथ रहना ही नहीं चाहती है तो फिर भला वो उसके साथ में पति पत्नी वाले रिश्ते में रहकर क्या करेगा। लेकिन दोस्तों ये जो कहानी आई तो इस कहानी को सुनकर हर कोई हैरान था।
अगर इस महिला को नहीं रहना था तो ये अपने घर जा सकती थी, तलाक फाइल कर सकती थी, लेकिन इसने उसके ही सगे भाई को फंसा लिया। अब यहाँ पर दो चीज़ें हुई, एक पति पत्नी वाला जो रिश्ता टूटना था वो तो टूटा ही टूटा, लेकिन यहाँ पर सगे भाइयों के बीच में एक ऐसी दरार पड़ गई है जो शायद ही ज़िंदगी में कभी भर पाए। तो ऐसे लोगों के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? ऐसी लड़कियों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ऐसे भाइयों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में दोस्तों ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी कल के दिन आप लोग के कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाए। सो दोस्तों कल के दिन जो आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं उसमें अगला कमेंट्स देव कुमार जी का है। लिखते हैं, सभी भाइयों से निवेदन है कि भाई लाइक और कमेंट्स करा करो, लाइव में आया करो। सावेश भाई आपका शुक्रिया, हम सबको सही जानकारी कर रहे हैं, अच्छी जानकारी देते रहें। तो देव कुमार जी शुक्रिया। उसके बाद में शैल कुकिंग है और ये लिखते हैं, मेरे गांव की एक बुआ है, उनके 2 लड़कों का तिलक था। एक ही दिन 3 बेटे थे, दो की तिलक की तैयारी चल रही थी और सभी मेहमान आ गए थे। खाना बन गया था, तभी दूल्हा रोते हुए अपनी मामा से बोला कि हम दोनों भाई शादी के लायक नहीं हैं, ज़बरदस्ती शादी कर रही हैं। पूरी मेहमान को जो है उनके घर भेज दिया जाता है और इस तरीके से कई ज़िंदगियाँ बर्बाद होने से बच जाती हैं। तो शैल कुकिंग ये बहुत अच्छी बात कही और उन दोनों भाइयों के साथ में अगर कोई प्रॉब्लम थी तो उन्होंने बताई, क्योंकि किसी की ज़िंदगी अगर प्रॉब्लम में होती है और वो किसी और की ज़िंदगी इस वजह से प्रॉब्लम में डाल दे, ये बहुत बड़ा एक तरीके से अपराध है। देव कुमार जी लिखते हैं, संघर्ष और मेहनत कभी भी बेकार नहीं होती, शावेश भाई आप ज़रूर कामयाब होंगे। तो देव कुमार जी मेरे भाई शुक्रिया। ए.के. खान लिखते हैं, बहुत बढ़िया कहानी सुनाई शावेश भाई। तो ए.के. खान जी शुक्रिया। मेरे भाई जावेद अंसारी हैं, लिखते हैं, वेरी गुड स्टोरी, मलिक भाई सलामत रहें। तो जावेद अंसारी जी शुक्रिया आपका। रिजवान अंसारी हैं जो हार्ट बनाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ए.के. खान है, लिखते हैं, सुपर से भी सुपर स्टोरी है भाई, तो बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश कुमार हैं, लिखते हैं, मलिक भाई बहुत बढ़िया कहानी है। तो दिनेश कुमार जी मेरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश कुमार आगे लिखते हैं, बहुत बढ़िया कहानी है। मंसूरी भाईजान लिखते हैं, सुपर कहानी है भाई जी। उसके बाद में दिनेश कुमार लिखते हैं, सुपर मेरे भाई। प्रियंका सिंह है, लिखते हैं, कहानी अच्छी है भैया। तो प्रियंका सिंह जी बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अन्नू भाई लिखते हैं, अनु भाई जोधपुर कहानी बहुत अच्छी है, ऐसी ही कहानी लाते रहें। तो अन्नू भाई जी शुक्रिया आपका। साजिद जी हैं जो हार्ट बनाते हैं। दिनेश कुमार लिखते हैं, मलिक भाई कहानी बहुत बढ़िया होती हैं। दिनेश कुमार जी शुक्रिया। देव कुमार जी लिखते हैं, ऊपर वाला आपको तरक्की दे। तो देव कुमार जी मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे देव कुमार जी लिखते हैं, वेल डन 100%। तो बहुत बहुत शुक्रिया देव कुमार जी। लईक अब्बास गुलिस्तानाज बागपत यूपी से कहानी सुनते हैं, तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। उसके बाद में अफदी खान लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं आपकी कहानी दुबई से सुनता हूँ। तो भाई वालेकुम सलाम, शुक्रिया आपका। उसके बाद में रवि चंद्रा करके आईडी लिखते हैं, बहुत ही नई कहानी सुनाई सर आपने, लेकिन मुझे भी आपकी कहानी बहुत सुनी, लेकिन जितने भी घटना कारण यूपी में है ये क्यों हो रहा है? असल में क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि पूरी देश के अंदर घटनाक्रम नहीं हो रहे। असल में क्या होता है कि हम लोग यूपी से रहने वाले हैं, तो ज़्यादातर जो हमारे पास में खबरें आती हैं तो वो आसपास की ही आती हैं। दिनेश कुमार जी लिखते हैं, लाइक योर वॉइस। तो दिनेश कुमार जी शुक्रिया। और उसके बाद में मसरूर हसन लिखते हैं, भाई मैं रात को आपकी वीडियो नहीं देख पाता क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं उनके साथ रात का टाइम स्पेंड करता हूँ। सुबह को मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपकी वीडियो देखता हूँ। बहुत अच्छी बात है मसरूर हसन जी कि बच्चों के साथ टाइम आप स्पेंड करते हैं और जब भी आपको वक्त मिलता है मेरी कहानी सुनते हैं, शुक्रिया आपका। मंसूरी भाईजान है, लाइक करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। फिरोज़ खान है, लिखते हैं, फिरोज़ अहमद मेरठ से कहानी सुनते हैं, भाई बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश कुमार जी लाइक करते हैं। सुनील त्यागी लिखते हैं, नमस्कार भाई साहब, रेणु सुनील त्यागी शियाना बुलंदशहर से। तो भैया नमस्कार, कैसे हैं आप? राजकिशोर चौरसिया लिखते हैं, महाबालेश्वर महाराज से कहानी सुनते हैं। नसीर अहमद लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम शावेश भाई। तो वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं? दिनेश कुमार जी लिखते हैं, माई वाइफ आल्सो लाइक योर स्टोरी। तो दिनेश कुमार जी आपकी जो वाइफ दीप है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश कुमार आगे लिखते हैं, नमस्कार मलिक भाई, आप कैसे हैं? तो नमस्कार भाई साहब, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं बताएं। राशिद खान लिखते हैं, नाइस स्टोरी, लेकिन इसमें गलती सिर्फ लड़के वालों की है। तो राशिद खान जी शुक्रिया आपका। रिजवान अंसारी लिखते हैं, कैसे हो मलिक भाई? तो भाई मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं बताएं। बालिश बिहारी लिखते हैं, मलिक साहब जी नमस्कार सर जी, कहानी सुना अच्छा लगा, लेकिन इस कहानी में लड़का और माँ बाप सभी दोषी हैं क्योंकि इन्होंने किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद की है। तो भाई बालिश बिहारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इख्तियार अहमद लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भैया जी, कैसे हैं आप? कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए दूसरे की ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं, उनकी परवाह नहीं करते। ऐसे लोगों को कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। इख्तियार अहमद नूरिया हुसैनपुर से। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नौशाद खान लिखते हैं, शादी का पूरा खर्चा लेना चाहिए उनसे। तो शुक्रिया। सोनी जी लिखते हैं, भाई आपकी कहानी सिर्फ 5 मिनट की थी, आपने बाकी की कहानी समय बर्बाद कर दिया। नसीर अहमद लिखते हैं, लड़की और उसके घर वालों को सख्त सज़ा देना चाहिए। कोर्ट ने आजकल जज जो है समाज की जिम्मेदारी है और ये मोहल्ले वाले होके हुक्का पानी बंद करना चाहिए ऐसे लोगों का। बहुत अच्छी बात कही। के खान लिखते हैं, लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ। अभिजीत जी हैं, प्रियंका सिंह जी अपना प्यारा सा कमेंट्स करती हैं। तो ये कल कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स आए थे दोस्तों। ए.के. खान जी लिखते हैं, दिनेश कुमार जी कमेंट्स करते हैं। तो ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे। बाकी दोस्तों आप लोगों को अगर हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो और कहानी सुनाने में कोई गलती कोई खामी हो तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा।
बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।